कहानी तो छोटे लोगों की लिखी जाती है, हम तो यूपी वाले हैं, हमारा इतिहास लिखा जाता है। जब पढ़ने बैठते हैं तो सामने वाला देखकर धुआं फेंक देता है, और जब पढ़ाने के लिए आते हैं तो तहलका मच जाता है। तो आइए हम आज चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में तहलका मचाते हैं और आप सामने वालों के लिए धुआं धुआं कर दीजिए। तो देखते हैं इस लेसन में आज के टॉपिक रहने वाले हैं क्षेत्रफल सदिश, घनकोण और विद्युत फ्लक्स। तो आइए देखते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। किसी क्षेत्रफल के अविलंबवत खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। यहाँ पर ये जो अविलंबवत सदिश दिख रहा है ये एकांक सदिश n कैप है और इसका जो परिमाण होगा वो मॉड a रहेगा। तो फॉर्मूला बनता है वेक्टर a इक्वल मॉड a इंटू n कैप। ये क्षेत्रफल सदिश का फॉर्मूला रहेगा। देखिए जैसे हमारे पास एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ के देखिए ये पृष्ठ है, इसका कोई एक निश्चित मान होगा जिसको कहेंगे मॉड a क्षेत्रफल का परिमाण, और इसके लंबवत जो सदिश रहेगा, जो इसके लंबवत दिशा बताएगा, वो होगा क्षेत्रफल सदिश। तो ये देखिए जो ये दिख रहा है आपको, ये क्षेत्रफल सदिश रहेगा, ये क्षेत्रफल रहेगा। जैसे हमने दे दिया a इक्वल वेक्टर a इक्वल 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ मॉड a का जो मान होगा वो होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का। देखिए k में कितने का गुणा है, 1 का, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो इन सब का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14, जो कि होगा मॉड a का मान। ठीक है, और n कैप क्या बता रहा है, उस क्षेत्रफल की दिशा को। तो क्षेत्रफल सदिश किसी क्षेत्रफल के लंबवत खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। अब जानते हैं अगला टॉपिक। तो देखते हैं घनकोण। घनकोण क्या होता है और ये कहाँ पर बनता है। तो घनकोण किसी भी ठोस वस्तु के लिए या गोलाकार वस्तुओं के लिए बनता है। जो वृत्ताकार वस्तुएं होती हैं उन पर बनता है केवल और केवल कोण, और जो ठोस वस्तुएं होती हैं, घनाकार वस्तुएं होती हैं या गोलाकार वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं केंद्र पर जो कोण अंतरित करती हैं वो होता है घनकोण। तो किसी ठोस के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण, जैसे एक गोला ले लिया हमने, उसका एक छोटा सा ये पृष्ठ ले लिया। अब ये जो पृष्ठ है, इतना पृष्ठ, ये गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगा यहाँ पे, ये होगा इसका क्या, घनकोण। इस घनकोण को हम d ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए इसकी गोले की जो त्रिज्या है वो r है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, d ओमेगा इक्वल dA अपॉन r स्क्वायर, जहाँ dA क्या है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्षेत्रफल सदिश है जो कि आपने पहले ही समझ लिया। इसे पृष्ठ के अभिलंबवत जो सदिश रहेगा वो क्षेत्रफल सदिश रहेगा। तो ये क्षेत्रफल सदिश गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है वो हो जाएगा क्या, घनकोण। इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन और घनकोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। इसको देखिए समझते हैं। जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये इतना जो पृष्ठ है, ये इस पूरा, मान लीजिए कि ये गोले का एक कटा हुआ भाग है, तो इतना जो पृष्ठ है ये अंदर केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगा वो होगा क्या, डी ओमेगा, घन कोण। ठीक है,
अब इसमें यदि हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण निकालने के लिए कर देंगे डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर का भी हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन। अब डी ए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अपोन में क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल बना कितना, 4 पाई। अर्थात गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो गोले के केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है, 4 पाई। जबकि किसी वृत्त का जो केंद्र होता है वो पूरा कितना कोण अंतरित करता है, वृत्त केंद्र पर 360 अर्थात 2 पाई कोण अंतरित करेगा, 2 पाई। जबकि गोला जो है वो कितना कोण अंतरित करता है, 4 पाई। आइए अब हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स जानने से पहले थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और ये बल रेखाओं पर निर्भर कैसे करता है। देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन किसी वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी उतना ही अधिक होगा। जैसे हमने ये ले लिया और इतनी ही जगह में एक और वैद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, ये E1 ले लिया और ये E2 ले लिया। अब बताइए E1 और E2 में E2 बड़ा होगा कि E1 बड़ा होगा। तो डेफिनेटली आपको इसमें दिख रहा होगा 4 लाइनें हैं, उतने ही एरिया में इसमें 6 लाइनें हैं। अर्थात यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या अधिक है, और जहाँ बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी वैद्युत क्षेत्र भी वहाँ अधिक होगा। तो E2 का मान अधिक होगा और E1 का मान कम होगा। जितनी अधिक बल रेखाओं की संख्या उतना अधिक वैद्युत क्षेत्र। अब यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई हम काल्पनिक पृष्ठ ले लें तो उस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। किसी काल्पनिक पृष्ठ से, कहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की माप, बल रेखाओं की संख्या, वो क्या कहलाएगी, वैद्युत क्षेत्र। आप इसको बहुत इजीली समझिए। जैसे वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, अब ये वैद्युत क्षेत्र एक इतने एरिया से निकलता है। ये एरिया मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर लंबाई है और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो एरिया कितना हुआ, 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब 6 वर्ग सेंटीमीटर से बल रेखाओं की संख्या है, कुछ बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। एक दूसरा पृष्ठ ले लेते हैं, ये इसकी लंबाई 5 है और चौड़ाई 4 है, तो ये कितना हो गया, 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन दोनों पृष्ठों में से किससे अधिक बल रेखाएं निकलेंगी, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, इससे बाहर भी फ्लक्स रेखाएं अधिक निकलेंगी। तो ये जितनी बल रेखाएं निकलेंगी बाहर इस पृष्ठ से या इस पृष्ठ से, जितनी बल रेखाएं बाहर निकलेंगी वो कहलाएंगी क्या, विद्युत फ्लक्स। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बल रेखाएं 6 निकलनी थी, लेकिन इस पृष्ठ से कितनी निकल रही हैं, 4। तो यहाँ पर फाई का मान कितना हो गया, 4। बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 4। अब ये जो बल रेखाएं हैं, जो फ्लक्स निकल रहा है, ये किस किस कारक पर निर्भर करेगा, ये देखिए। तो एक तो हमने अभी छोटा पृष्ठ लिया था तो फ्लक्स कम निकल रहा था, ये बड़ा पृष्ठ है तो फ्लक्स ज़्यादा निकल रहा है। तो एक तो डिपेंड किया किस पर, फ्लक्स पर। तो फाई डिपेंड किया किस पर, एक तो किया ए पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ पर। दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या पर भी निर्भर करेगा।
अगर ये बल रेखाएं 6 हैं तो इसमें से 4 निकल रही, अगर इतने ही क्षेत्रफल में बल रेखाएं 4 हैं तो इसमें से कम 2 निकलेंगी। अर्थात यदि वैद्युत क्षेत्र कम है तो बल रेखाएं कम निकलेंगी, और अधिक है तो अधिक, तो वैद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर किया। तो फाई इक्वल ई इंटू डी ए, वैद्युत फ्लक्स 2 कारकों पर निर्भर कर रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र के मान पर और दूसरा क्षेत्रफल सदिश पर। तीसरा, अब यदि जो क्षेत्रफल सदिश है ये, अगर ये क्षेत्रफल इस तरह से है और सामने से अगर वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं आ रही हैं तो इससे अधिक मात्रा में निकलेंगी, लेकिन अगर इसी पृष्ठ को हम ऐसे मोड़ दें तो इससे बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में जब हमने इसको ऐसे से इस तरह से मोड़ दिया, तिरछा कर दिया, तो देखिए इस तरह से मोड़ने पर ये जो पृष्ठ है ये अपने अक्ष से कुछ एंगल पर झुक गया ऊपर की तरफ, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अक्ष से कोई कोण बनाता है तो वो होता है उसका क्षैतिज घटक, तो ये बनेगा डी ए कॉस थीटा क्षैतिज घटक, और एक इसका परपेंडिकुलर घटक रहेगा, ये इस तरह से लंबवत घटक, ये होगा डी ए साइन थीटा। अब यहाँ पर डी ए साइन थीटा का उपयोग होना नहीं है, क्यों नहीं होना है? क्योंकि इसका जो लंबवत घटक रहेगा उससे तो फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी ही नहीं। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र इस तरह से आ रहा है, उसके सामने ये पृष्ठ रखा है तो बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, लेकिन पृष्ठ को अगर ऐसे रख दें हम और कहें कि बल रेखाएं कितनी निकलेंगी इससे, तो बताओ कितनी निकल रही? 0, इसमें से 2 के बिल्कुल नहीं निकल रही है। अगर ऐसे रखा है तो पूरी की पूरी निकलेंगी, थोड़ा सा मोड़ दिया तो कम हो जाएंगी। तो इसी तरह से यहाँ पर जो घटक लेना है वो क्षैतिज वाला लेना है, लंबवत वाला नहीं लेना है। तो यहाँ पर फाई ई इक्वल फॉर्मूला बन जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब यदि ये जो पृष्ठ है ये हमने 45 अंश के कोण पर मोड़ दिया, तो जब 45 अंश का कोण बना रहा है पृष्ठ, तो फिर मान क्या निकलेगा? फाई ई इक्वल हो जाएगा ई डी ए कॉस 45, और कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2, तो ये हो जाएगा ई डी ए अपॉन √2। अगर 60 ले लिया जाए, 60 अंश के कोण पर झुका दें, तो फिर यहाँ कितना रखेंगे हम? फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो हो जाएगा ई डी ए बाई 2। और अगर इसको हम पूरा इस तरह से 90 अंश के कोण पर झुका दें, तो 90 अंश के कोण पर झुकाने पे देखिए क्षेत्रफल सदिश कितने पर चला गया? 90 अंश के कोण पे। अभी पृष्ठ ऐसा था और वैद्युत क्षेत्र ऐसा आ रहा था, दोनों एक दूसरे के समांतर थे। अभी इस पृष्ठ को ऐसे मोड़ दिया तो क्षेत्रफल सदिश चला गया नीचे, और वैद्युत क्षेत्र आ रहा है इस तरह से, तो एक दूसरे के लंबवत हुए तो थीटा इक्वल कितना हो गया? 90 अंश। ऐसी स्थिति में फाई इक्वल कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0, तो फ्लक्स निकलने वाला कितना हो गया? 0। तो इस तरह से हम फ्लक्स के मान की गणना करेंगे। अब देखते हैं फ्लक्स का मात्रक क्या बनेगा। तो देखिए फ्लक्स का मात्रक, तो ये मात्रक होगा फाई इक्वल ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर ई का मात्रक रखा जाएगा, ई का मात्रक गुणा ए का मात्रक। अब देखो ई का मात्रक आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ई वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया मात्रक इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये बन गया वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक। अब फ्लक्स का मात्रक निकालने के बाद हम निकालते हैं विमा क्या बनेगी इसकी? तो देखिए बल की विमा होती है m/L/t-2, और फिर दूरी या क्षेत्रफल की विमा होती है L2 अपॉन कूलाम आवेश की विमा होती है AT। तो यहाँ पर बन जाएगा mL3t-3 और a-1, ये चले गए ऊपर। देखो T2 है, एक और T ऊपर गया तो -3, a ऊपर गया -1 हो गया, और L2 और 1 ये 3 हो गया। तो ये हो गया फाई ई की विमा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे गॉस की प्रमेय, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में आती है, 2023 में भी ये आ चुकी है।